नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीयूटी यूजी 2026 के लिए डोमेन पॉलिटिकल साइंस का अपडेटेड सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और किस तरीके से हम तैयारी करें कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स 250 में 250 आ जाएं। इसी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पॉलिटिकल साइंस है, ये क्लास 12 का जो आपका एनसीईआरटी है, इसी एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और जब आप सीयूटी यूजी 2026 का फॉर्म भरेंगे तो उसमें कोड रहेगा 323। आपको यही 323 यहाँ पर आपको फिल करना है। क्लास 12 की एनसीईआरटी 2 किताबें हैं, आपको देखने को मिलेंगी। पहला है स्वतंत्र भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। भारत की आजादी के बाद 1947 के बाद जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं वो सारे इसमें हमको पढ़ना है। और दूसरी किताब है समकालीन विश्व राजनीति, इंग्लिश में इसको कहते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम में चीजों को पढ़ेंगे, जो इंग्लिश मीडियम में है इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। हालांकि जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो बाइलिंगुअल चलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगी। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं आगे चल के आपको इंग्लिश में आना ही है, तो आप चीजों को हिंदी और इंग्लिश में दोनों करते हुए पढ़ेंगे तो ज्यादा ही बेहतर होगा। एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और ये 50 क्वेश्चन पहली और दूसरी दोनों किताबों से मिलाकर आते हैं। इसमें आपके सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चन पैसेज से होते हैं। पैसेज आपको दिया रहेगा, उस पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना होता है। इस 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। अगर आप सही उत्तर पर क्लिक करते हैं तब आपको +5 मार्क्स मिलता है। अगर आप गलत आंसर पर क्लिक करते हैं तब आपको -1 मार्क्स मिलता है। अगर आप कोई भी आंसर क्लिक नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तब आपको 0 मार्क्स मिलता है। तो टोटल आपको 250 मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 250 में आपको करना होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में 250 में 250 मार्क्स बच्चों के आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो इनका नया सिलेबस आया हुआ है, नए सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो पहली किताब है पॉलिटिकल इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो पहला चैप्टर आपसे पूछा जाता है एक दलीय प्रभुत्व का युग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसमें आजादी के बाद से 1947 के बाद से जब पहला आम चुनाव होता है 1951 से, तब की चीजें पूछी जाती हैं। इसमें पहले 3 आम चुनाव जो होते हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है और कांग्रेस की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। कांग्रेस का उदय तो पहले ही हो गया था, भारत की आजादी से पहले ही, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस कैसे आगे बढ़ता है, उसका प्रभुत्व क्या होता है, ये हमको पढ़ना है। साथ ही राज्य स्तर पर जो नई नई पार्टियां होती हैं उनमें जो असमानताएं होती हैं वो हमको पढ़ना है। कांग्रेस का अन्य पार्टियों के साथ जो गठबंधन होता है और इसके साथ जो अन्य विपक्षी दल होते हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है राष्ट्र निर्माण और उनकी समस्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम। इसमें आपको राष्ट्र निर्माण के प्रति नेहरू का दृष्टिकोण, नेहरू ने भारत की आजादी के बाद कौन कौन से कार्य किए हैं, ये चीजें पढ़ना है। कौन कौन सी संस्थाएं बनाए हैं वो सारी चीजों को पढ़ना है। विभाजन के बाद जो मेन समस्या थी शरणार्थियों की समस्या, जो पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आए हुए थे, बांग्लादेश से भारत आए हुए थे, उनकी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, ये चीजों को पढ़ना है। कश्मीर की जो समस्या है वो समझना है। और आजादी के समय भारत एक नहीं था, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, तो कैसे उसको एक बनाया जाए, वही है राज्य पुनर्गठन। ये चीजों को इसमें पढ़ना है। इसके बाद तीसरा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा नियोजित विकास की राजनीति। इसमें आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ना होगा, राज्य क्षेत्र का विस्तार और उनके आर्थिक हितों का उदय, ये आपको पढ़ना है। यही इंग्लिश में है 5 ईयर प्लान, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर एंड राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये आपको पढ़ना है। चौथा चैप्टर हमको पढ़ना है भारत के विदेशी संबंध, भारत के अन्य देशों के साथ क्या क्या संबंध है, उसमें नेहरू की विदेश नीति पढ़ना है। 1962 में भारत और चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उसको पढ़ना है।
1965 और 71 में भारत पाकिस्तान के युद्ध को हमको पढ़ना है, और भारत में परमाणु कार्यक्रम कैसे आगे बढ़े हैं, परमाणु समझौते कैसे आगे बढ़े हैं, इन सबको इसमें देखना है। 5वां चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली को चुनौती और उसकी पुनर्स्थापना। कांग्रेस बाद में आगे चल के कई भागों में विभाजित हो जाता है, तो ये सभी हमको पढ़ना है, और कांग्रेस कैसे आगे चल के वो चुनाव में हार जाता है, और विभाजन क्या होता है, और लास्ट में हमको गरीबी हटाओ की राजनीति जो इंदिरा गांधी ने 1971 में नारा दिया था, गरीबी हटाओ, ये हमको इसमें पढ़ना है। अगला चैप्टर है संवैधानिक व्यवस्था का संकट। इसमें प्रतिबद्ध नौकरशाही और न्यायपालिका की खोज, गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन और बिहार आंदोलन, आपातकाल इमरजेंसी, संवैधानिक और असंवैधानिक आयाम, आपातकाल का प्रतिरोध, 1977 के आम चुनाव और जनता पार्टी का गठन, नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय, ये हमको पढ़ना है। आपको पता है कि जब इमरजेंसी लागू हुआ था, इमरजेंसी के बाद कांग्रेस जो है वो बुरी तरीके से हार जाती है, और उसके बाद जनता दल की पार्टी आती है जो कई पार्टियों के समर्थन से अपनी सरकार बनाती है, बाद में वो भी गिर जाती है। तो इन सब चीजों को हमको इसमें पढ़ना है। 7वां चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं और संदर्भ। इसमें क्षेत्रीय दलों का उदय, पंजाब संकट और 1948 में सिख विरोधी जो दंगे हुए, कश्मीर की स्थिति के बारे में पढ़ना है, और नॉर्थ ईस्ट में जो प्रमुख चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उसको हमको इसमें पढ़ना है। 8वां चैप्टर है लोकतांत्रिक उभार और गठबंधन की राजनीति। इसमें 1990 के दशक में सहभागी उभार, जनता दल और भाजपा का उदय, भाजपा जो अभी एक मुख्य पार्टी बन के भारत में उसका शासन चल रहा है, भारत में उसकी पार्टी जीती हुई है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। क्षेत्रीय दलों और गठबंधन को पढ़ना है, और इसके साथ ही 2004 से 2019 के बीच में जो चुनाव हुए हैं, और राजग सरकार के साथ संपर्क सरकार, पहले जैसे अभी वर्तमान में एनडीए गठबंधन है भाजपा का, और वैसे ही कांग्रेस के लिए संपर्क होता था, संपर्क संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो अभी इसका नाम बदल गया है और इसको इंडिया नाम से जाना जाता है, इंडिया अलायंस के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही 8वां चैप्टर हमारा हो गया, और 9वां चैप्टर है हालिया मुद्दे और चुनौतियां, जिसमें आपको ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति और उसका विरोध किस प्रकार से हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। उत्तर भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय, चुनावी और गैर चुनावी क्षेत्र में दलित राजनीति, कैसे दलितों का सहारा लेकर नई नई पार्टियों का उदय होता है और राजनीति आपकी आगे बढ़ती है। इसके साथ ही आपको अयोध्या मुद्दा, जो अभी लेटेस्ट आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है, इसको पढ़ना है। सेम यही चीजें इंग्लिश में है, रीजनल एस्पिरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये हमने बता दिया, डेमोक्रेटिक, ये भी हमने आपको बता दिया, और रिसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस, ये भी हमने आपको बता दिया। तो पहली किताब से आपको टोटल 8-9 चैप्टर आपको पढ़ना है। पहले किताब से आपको टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं जो इंडिया से रिलेटेड था। अब आपको दूसरी किताब पढ़ना है वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड। अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पहला चैप्टर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर और द्विध्रुवीयता का पतन। इसमें हमको पढ़ना है कि रूस, बाल्कन और मध्य एशियाई राज्य, और उसके साथ ही साथ उत्तर साम्यवर्ती शासन में लोकतांत्रिक राजनीति, पूंजीवाद का आगमन, रूस और अन्य साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध, ये पढ़ना है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, रूस कई भागों में विभाजित हो जाता है, और रूस जो कि एक समाजवादी देश है, समाजवादी का वर्चस्व कम होता है, और विश्व के अन्य देशों में पूंजीवाद कैसे कैसे आगे बढ़ता है। और इसके साथ ही भारत का रूस के साथ क्या संबंध है। अभी हाल ही में भारत के ऊपर अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया है, तो ये पुरानी राजनीति है। और रूस जो है वो एक साम्यवादी देश है, और अमेरिका आपका पूंजीवादी देश है। तो ये समाजवादी और पूंजीवादी, ये दोनों चीजें जो है अलग होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, इसलिए इनमें कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है।
दूसरा चैप्टर इसमें है आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के वैकल्पिक केंद्र। इसमें माओ के बाद चीन में किस प्रकार से आर्थिक शक्ति ऊपर उठता है, और चीन अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे कैसे ही एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व में अपनी छवि बनाए हुआ है। इसमें हमको यूरोपीय संघ, आसियान का निर्माण और विस्तार, चीन, जापान और उत्तर कोरिया के साथ भारत के जो रिलेशन है, संबंध है, ये हमको पढ़ना है। चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, इंडिया चेंजिंग रिलेशन, ये पढ़ना है। आसियान पढ़ना है और यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना है। तीसरा चैप्टर हमको इसमें कोल्ड वार पढ़ना हुआ है कि दक्षिण एशिया में कोल्ड वार से क्या प्रभाव पड़ता है। पाकिस्तान और नेपाल में जो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक उदय है, कैसे उसमें उथल होता है, उलटफेर होता है। और श्रीलंका में जातीय संघर्ष, क्षेत्र पर आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव, दक्षिण एशिया में संघर्ष और शांति के प्रयास, और भारत में पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है, इन चीजों को पढ़ना है। चौथा चैप्टर है एक ध्रुवीय विश्व में अंतरराष्ट्रीय राजनीति। देखो, अगर विश्व में एक ध्रुव होगा तब चीजों को जो है बैलेंस बनाना सही नहीं होगा, इसलिए बाइपोलर होना बहुत जरूरी है। इसमें संयुक्त राष्ट्र का निर्माण और उसका भविष्य पढ़ना है। पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र में भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की स्थिति, नए अंतरराष्ट्रीय कर्ताओं का उदय, नए आर्थिक संगठन, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ जिसको बोलते हैं, वैश्विक शासन की नई संस्था और लोकतांत्रिक, इन सब चीजों को इसमें हमको पढ़ना है। तो जब मैं आपको एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे सारी चीजों को क्लियर करते हुए जाऊंगा। अगर आपने कभी भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो जैसे ही आप एक दो क्लास को करेंगे, आपको चीजों को एकदम अच्छे से समझ आने लगेगा। ये चीजें मैंने अभी आपको बता दिया। पोस्ट कोल्ड वार के बाद विश्व परिदृश्य में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में क्या चीजें बदलती हैं, वो पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। पांचवा चैप्टर इसमें है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसमें सुरक्षा की पारंपरिक चिंताएं और निशस्त्रीकरण की राजनीति, मानव सुरक्षा के गैर पारंपरिक पहलू, वैश्विक गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा, मानवाधिकार और प्रवासन के मुद्दे, माइग्रेशन के मुद्दे। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि विश्व परिदृश्य में गरीबी कैसे बढ़ी है, और इसको कम करने के लिए, निचले स्तर पे लाने के लिए, और स्वास्थ्य को ऊपर बढ़ाने के लिए, शिक्षा को ऊपर बढ़ाने के लिए जो विश्व में नई नई संस्थाएं बनी हैं, उनका क्या योगदान हुए, और मानवाधिकार और माइग्रेशन को लेकर कौन कौन सी पॉलिसीज बनी हैं, इन सब चीजों को इसमें पढ़ना है। छठवां चैप्टर इसमें है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसमें पर्यावरण के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए हैं, जैसे वृक्षों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, तो ये चीज इसमें पढ़ना है। पारंपरिक और साझा संपत्ति संसाधनों पर संघर्ष, स्वदेशी लोगों के अधिकार, वैश्विक पर्यावरणीय बहसों में भारत का रुख, ये हमको पढ़ना है। सातवां चैप्टर आप देख रहे होंगे वैश्वीकरण और उसके आलोचक, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल जो चीजें बदली हैं, ये पढ़ना है। और वैश्वीकरण के परिणामों की प्रकृति और उसके बारे में पढ़ना है। वैश्वीकरण के विरोधी आंदोलन, वैश्वीकरण के एक क्षेत्र के रूप में भारत और इसके विरुद्ध संघर्ष क्या क्या हुए हैं, इन सब चीजों को हमको पढ़ना है। तो टोटल आपके यहाँ पर 2 किताबें हैं, और 2 किताबों को मिलाकर यहाँ पर आपके 16 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में बनते हुए दिख रहे हैं। 16 चैप्टर। तो इन्हीं 16 चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक चैप्टर जो आपके हैं, इनकी आपकी क्लासेस चलेंगी। एक चैप्टर की आपकी, जैसे चैप्टर बड़े हैं तो उनके जो है 3 क्लासेस चलेंगी, 4 क्लासेस चलेंगी। अगर चैप्टर छोटे हैं तो वो 2 क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लासेस ऐसे, जैसे आपका सिलेबस आज अपलोड हो रहा है, ऐसे ही आपकी क्लासेस भी कल से चलना चालू हो जाएंगी। तो जो भी बच्चे सीयूईटी यूजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, फ्री में सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसका पीडीएफ आपको एग्जाम हंट ऐप पर मिल जाएगा, तो आप एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और फ्री क्लास नोट्स में आप जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएगा और क्लास वीडियो भी मिल जाएगा। तो आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस रेगुलर आपकी इस पर चलेंगी।
और पीडीएफ आपको, टेस्ट आपको हमारे एग्जाम हंट ऐप पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे अभी इन सब चीजों से अनभिज्ञ हैं, अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो जान पाए कि क्लासेस यहाँ पर रेगुलर चलने लगी हैं। रही बात तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी अभी आपको पर डे जो एक क्लासेस चलेंगी डोमेन की अलग अलग, जैसे 3 दिन आपका पॉलिटिकल साइंस चलेगा, 3 दिन आपका हिस्ट्री चलेगा और उसी में 2 दिन आपका ज्योग्राफी चलेगा। तो इन तीनों डोमेन की आप अगर रेगुलर एक क्लास करते हैं, नोट्स बना लेते हैं और जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे आप तैयारी करते हैं, तब आप 250 में 250 मार्क्स आप आराम से पा जाएंगे और आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहेंगे उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। और जो भी बच्चे जो सीयूटी का एग्जाम नहीं देना चाह रहे हैं या जिनका एडमिशन पहले ही कहीं हो गया है और वो चाहते हैं कि उनका एनसीईआरटी क्लियर रहे, तब वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।